चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक नंबर यूनिट नंबर 2 जो है उसका सेकंड टॉपिक है हमारे पास पावर। बहुत सिंपल टॉपिक है और बड़ा मजे का टॉपिक भी है। आपको जितने पॉसिबल आइडियाज हो सके हम उसमें डिस्कस करेंगे बच्चों। तो पावर जो है इसको हम डिफाइन करते हैं एज रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फॉर्मूले में हम लिख देते हैं P इज इक्वल टू, या इसको लिखते हैं एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो हमेशा किसी भी क्वांटिटी को बिगनिंग में एज एवरेज जो है वो डिफाइन करते हैं। तो पावर वर्क ओवर टाइम भी होता है। ठीक है, अब यहां से अगर हम यूनिट ऑफ पावर पे आ जाए तो पावर इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम। वर्क का यूनिट है जाउल, टाइम का है सेकंड, तो जाउल पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट। एक ये यूनिट ध्यान में रखना है। फिर एक ब्रिटिश यूनिट होता है 1 HP, 1 हॉर्स पावर, जो आप सबको पता है कि कितना होता है 746 वॉट। और एक और भी चीज याद रखनी है, 1 HP इज ऑल्सो नोन एज 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। ठीक है, फुट पाउंड, फुट पाउंड। फुट किसका यूनिट होता है? डिस्टेंस का। पाउंड किसका होता है? फोर्स का। तो फोर्स और डिस्टेंस क्या बनता है? वर्क। पर सेकंड है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाता है, इसलिए परेशान नहीं होना इस यूनिट से। ये दोनों वैल्यूज बस आपने याद रखनी है। इसके बाद बच्चों एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिफॉर्म पावर का। अच्छा, यहाँ पे एक हम फॉर्मूला लिख लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। क्या होगी? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल डब्ल्यू बाय डेल टी। तो एक एवरेज और एक इंस्टेंटेनियस, बिल्कुल जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम पढ़ते हैं। तो डू रिमेंबर बच्चों कि अगर आपके पास एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस पावर दोनों इक्वल हो तो हम कहेंगे द पावर इज बीइंग डिलीवर्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट। आसान सी मिसाल देता हूं, अगर एक बल्ब को इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब को इक्वल ग्लो देती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इसका मतलब है कि बल्ब को कांस्टेंट या यूनिफॉर्म पावर मिल रही। अब नॉन यूनिफॉर्म पावर क्या होगी कि अगर एवरेज पावर जो है वो इंस्टेंटेनियस पावर के इक्वल नहीं है, यानी दरमियान में कहीं पर वोल्टेज ने फ्लक्चुएट किया हो, मतलब पहले ज्यादा हो गई वोल्टेज, फिर उसके बाद कम हो गई, फिर एकदम पीक पकड़ ली, तो डिफरेंट रेट्स पे जो है वो पावर डिलीवर हो रही है। तो इफ एवरेज पावर इज नॉट इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस पावर देन वी विल से दैट द पावर इज बीइंग डिलीवर्ड एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। डायमेंशंस पे आ जाए तो पावर की डायमेंशन ML2T-3 के इक्वल होती है। यहां तक बच्चों क्लियर है पहली स्लाइड सबको? अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि देखें यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन में कितने ही फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलाज बेसिकली वर्क की कैटेगरी में आ जाते हैं। देखो, वर्क इज इक्वल टू FD, वर्क इज इक्वल टू F की जगह MA और फिर D। MA की बजाय MGH लिख सकते हो, मास की बजाय डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो। हाइट अगर ग्राउंडेड नहीं है, मतलब हवा में ही एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे गए हो, तो H1 - H2। अगर स्पीड चेंज हुई है किसी गाड़ी की V1 से V2 तक और इनिशियल स्पीड जीरो नहीं थी, तो V2² - V1²। और ये वाला फॉर्मूला जो है ये हीट एनर्जी का फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो किस रेट पे हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, और फिर ये फॉर्मूला P इज इक्वल टू FV cos थीटा। तो ये तो सारे फॉर्मूलाज हो गए जिसको आप अकॉर्डिंग टू डेटा इस्तेमाल कर सकते हो। जो पावर इज इक्वल टू F इंटू वी है ना, इसमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली क्वेश्चंस में सेकंड लॉ जहां अप्लाई होता है ना, वहां पे होता है नेट फोर्स। लेकिन याद रखना यहां पर नेट फोर्स नहीं, यहां पर टोटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। अब टोटल फोर्स क्या होती? रोड पे एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी की फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंजन फोर्स लेट से 1000 न्यूटन है, और उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में वो तकरीबन 500 न्यूटन है। और वेलोसिटी ऑफ द कार जो है वो 20 मीटर्स पर सेकंड है। और आपसे कहा जाए कि फाइंड द एवरेज पावर ऑफ द कार। तो अब यहां पर पावर में आप नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगाओगे। नेट फोर्स का मतलब तो ये है कि ये फोर्स राइट साइड को है,
ये लेफ्ट साइड का, तो दोनों का डिफरेंस ले लो। नहीं, डिफरेंस नहीं लेना, आपने यहाँ पे दोनों फोर्सेस को सम अप करना है। उसकी वजह कि इंजन को इस रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट भी तो काम करना पड़ रहा है ना, तो वो टोटल फोर्स जो इंजन जनरेट करेगा वो 1500 न्यूटन ही होगी। ठीक है, तो यहां पर आप 1500 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका वॉट्स में राइट आंसर होगा। सो डू रिमेंबर, पावर के फॉर्मूला में नेट फोर्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करना, किसका अप्लाई करना है, टोटल फोर्स का। ये बात सबको समझ आ गई? ठीक है, तो ये बुक के एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर है, हाइट 10 मीटर है, टाइम 20 मिनट्स है, डेंसिटी गिवन है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड पावर डिलीवर्ड पूछा है। अब पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, न्यूमेरिकल में तो मास गिवन नहीं है, तो मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी तो होता है ना। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और अगर हमें पावर फाइंड करनी है तो हम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी रो वी जी एच का जो भी आंसर आएगा उसको हम टाइम, अब 20 मिनट्स है तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फॉर्मूला मैंने समझा दिया है, फाइल सेंड करूंगा, सॉल्व आपने खुद करना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। बुक में देखो 400 न्यूटन फोर्स गिवन है और स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन आपने किलोवाट में आपने आंसर देना है। तो पावर इज इक्वल टू एफ वी। अब देखना फोर्स स्टेटमेंट पढ़ना जरा। अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम रोड फ्रिक्शन। तो मैं जो पीछे मिसाल समझा के है ना वो अगेंस्ट फ्रिक्शन वाली, तो ये इंजन को टोटल फोर्स डेवलप करनी पड़ेगी। तो P इज इक्वल टू एफ वी, फोर्स है 400, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, तो 80 को 3.6 पे डिवाइड कर देना, ये आपके पास मीटर पर सेकंड बन जाएगा। इसका आंसर जो भी आएगा, इसका आंसर नॉर्मली 888 वॉट है, बट पूछा किस में है, किलो वॉट में, तो आप इसको 8.9 किलो वॉट भी लिख सकते हो। ये भी न्यूमेरिकल हो गया, ओके हो गया। ठीक है, अब देखो, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, फोर्स कितनी एक्सर्ट कर रही है, 40 न्यूटन, और यहां पर लिखा है कि डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस मैं पढ़ के बता देता हूँ, ये तकरीबन 30 मीटर का डिस्टेंस है 1 मिनट में। तो पावर सप्लाइड बाय द मोटर, तो P इज इक्वल टू एफ वी। अब F तो गिवन है, वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कर लो। तो फोर्स है 40 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितनी है 30 मीटर, टाइम कितना है 1 मिनट 60 सेकेंड्स। तो आपके पास देखो, 0 से 0, 3 2 6, 2 × 20, तो बेटा हमारे पास 20 जो है वो राइट आंसर आ गया। ठीक है, अगेन फोर्स गिवन है, स्पीड गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो ये 4500 मल्टीप्लाई बाय 2 9000 तो बनेगा। अब 9000 के आगे देखो 9000 एचपी भी लिखा हुआ है, 9 किलो वॉट भी लिखा हुआ, तो एसआई यूनिट तो वॉट ही है ना, तो हम इसको 9 किलो वॉट भी लिख सकते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। पावर गिवन है, ग्रेविटी गिवन है, अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी रेज्ड इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। सेम उसी तरह P इज इक्वल टू mgh डिवाइडेड बाय टाइम एंड यू नीड टू फाइंड द मास। अगेन देर इज पावर, हाउ मच टाइम, अब की बार आपने टाइम फाइंड करना है, तो पावर इज इक्वल टू mgh बाय टाइम, और टाइम इज इक्वल टू mgh बाय पावर के इक्वल हो जाएगा। तो फॉर्मूला एक तरह से ही चलेगा बच्चों, लेकिन क्या है कि आपको खुद सवाल पढ़ के डायमेंशन अंडरस्टैंड करनी है कि आपको इसको किस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। वो कौन कौन से ग्राफ हैं जिनसे हम पावर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो, वर्क टाइम ग्राफ अगर हो तो इसकी स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप में परपेंडिकुलर वर्क को टाइम बेस पे डिवाइड करेंगे तो क्या बन गया, पावर। तो हम कहेंगे स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज पावर। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास ये करंट और ये वोल्टेज है और इसका हम स्लोप नहीं एरिया फाइंड करें, तो 1/2 PV, 1/2 एवरेज हो रहा था यहाँ पर, तो PV जो होता है ये इलेक्ट्रिक पावर होता है, सॉरी 1/2 IV आ जाएगा, करंट इंटू वोल्टेज। ठीक है, तो 1/2 IV दैट इज एवरेज पावर। तो करंट वोल्टेज ग्राफ हो तो एरिया फाइंड करना है, वर्क टाइम ग्राफ हो तो स्लोप फाइंड करना है। इसके बाद एक कंफ्यूजन हमें दूर करनी है,
किलोवाट एंड किलोवाट और में। देखो वॉट किसका यूनिट है? पावर का। तो साथ अगर किलो लग जाए तो वो तो सिर्फ एक प्रीफिक्स है ना, 10⁻³ वॉट। तो यूनिट अभी भी ये किसका रहेगा? पावर का ही रहेगा। तो यहां तक तो पहले बात जेन में बिठा लो, वॉट हो या किलोवाट हो, दोनों यूनिट्स ऑफ पावर हैं। अब किलोवाट और क्या है? पहले तो ये देखो, वॉट बराबर है जाउल पर यूनिट सेकंड के, और जो जाउल है वो बराबर होगा वॉट इंटू सेकेंड। बच्चों जाउल किसका यूनिट है? एनर्जी का। वॉट किसका यूनिट है? पावर का। सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का। तो जब भी कभी हम पावर के किसी यूनिट को टाइम के यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो वो यूनिट एनर्जी का बनेगा। अब देखो यहां पर आ जाओ, अगर मेरे पास वॉट है और मल्टीप्लाई बाय सेकंड है, यूनिट किसका? एनर्जी का। वॉट है मल्टीप्लाई बाय मिनट है, यूनिट किसका? एनर्जी का। किलो वॉट है लेकिन मल्टीप्लाई बाय सेकंड है, किलो वॉट है तो क्या हो गया? है तो पावर का यूनिट ही, स्टिल ये एनर्जी है। वॉट है मल्टीप्लाई बाय और है, पावर इंटू टाइम रहेगी ये एनर्जी। और इसी कैटेगरी में आगे बढ़ो, वॉट की जगह लिख दो किलो वॉट और टाइम की जगह लिख दो और। तो पावर और टाइम मल्टीप्लाई होके बनाते क्या है? एनर्जी ही बनाते हैं। तो किलो वॉट और किसका यूनिट है? ये यूनिट है एनर्जी का, और इसको हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं। ठीक है। तो किलो वॉट और किलो वॉट और में ये नेचुरल डिफरेंस है कि किलो वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड किलो वॉट और इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। इसी में आगे हम किलो वॉट और को थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई कर लें। एज यू नो, ऑल नो द वैल्यू, बड़ी मशहूर वैल्यू है किलो वॉट और। अब किलो वॉट मतलब 10⁻³ वॉट, वन और मतलब 3.6 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। तो आपके पास 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट सेकेंड बनेगा। और वॉट सेकेंड पढ़ते ही आपके दिमाग में क्या आ जाएगा? जाउल। तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ जाउल्स, या बच्चों इसको हम 3.6 मेगा जाउल्स भी पढ़ते हैं। हाँ, आपको अगर क्वेश्चन में वो 1 मेगावाट और पूछ ले तो 1 मेगा 10⁻⁶ होता है, 7 वॉट आ जाएगा। और जो और है वो उसी तरह 3.6 इंटू 10⁻³ तो अब की बार आपके पास 3.6 इंटू 10⁻⁹ वॉट और वॉट सेकेंड फिर अल्टीमेटली किसके बराबर आ जाएगा? जॉल्स के बराबर। अब 1 किलोवाट और को समझना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों। घर में एक स्त्री, उसकी एक डिफाइंड पावर होती है, उस पर लिखी होती है आयरन की जो पावर होती है वो 1000 वॉट होती है। 1000 वॉट मतलब 1 किलोवाट। और इसी आयरन को अगर आप कपड़े प्रेस करने के लिए 1 घंटे तक चलाए रखें तो आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की? आपने पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम पे गए, पावर कितनी है? 1 किलोवाट। और कितनी देर तक स्त्री चलाई? 1 और तक। तो टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई? 1 किलोवाट। और तो इसको अंडरस्टैंड करना कुछ मुश्किल नहीं है, एक स्त्री 1 घंटे तक चलती रहे तो दैट इज द कंजम्पशन ऑफ 1 किलोवाट और पावर। अब आगे हम आते हैं बिल कैलकुलेशन प्रॉब्लम्स पर। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है और बड़ा आसान भी है, और मैंने सबसे आसान मेथड में समझाया। बिल कैलकुलेट करना, तो बिल कैलकुलेट करने से पहले यूनिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ठीक है। रिमेंबर वन थिंग, 1 किलोवाट और एनर्जी जब आप कंज्यूम कर लेते हो तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का एक यूनिट कंज्यूम हो जाता है। सो आपको यही फाइंड करना है कि कितने किलोवाट और आपने कंज्यूम किए हैं, ताकि पता चल सके आपने कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं। देन जो बिल है वो नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ द यूनिट के तहत आपको बिल आता है। ठीक है, ये होगी सिंपल सी कैलकुलेशन। अब देखो इसको कैसे डील करना है। तो हमने एग्जांपल ये ली हुई है कि एक 100 वॉट का बल्ब है, डेली 10 घंटे चलता है, तो बिल आफ्टर अ मंथ क्या होगा? अब मैं जैसे समझा रहा हूं उसको ध्यान में रखना। कैलकुलेट क्या करने हैं? यूनिट्स। तो यहां पे लिख लो यूनिट्स। और यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए तुमने पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। अब पावर कितनी है? 100 वॉट। एक बात,
टाइम कितना है? 10 घंटे, 10 आवर्स। एक मंथ में कितने दिन होते हैं? सिर्फ यहाँ पे 30 लिखना है, 30 डेज वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, हमारे पास 10 × 30 300, मल्टीप्लाई बाय 100, 30,000 वॉट, और साथ यूनिट साथ आ जाएगा। अब गौर से देखो, मैं 30,000 वॉट और को 30 किलो वॉट और लिख सकता हूँ ना? तो ये जो किलो वॉट आ रहा है, ये तो यूनिट है। तो इसका मतलब है जो हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कितने आए हैं? 30 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं इस एक 100 वॉट के बल्ब से, जो डेली 10 घंटे चलता हो। तो एक महीने बाद वो कितने यूनिट्स कंज्यूम करेगा? 30। अब एक यूनिट की प्राइस अगर 10 रुपीज है, तो बच्चों बिल कितना आ जाएगा? 30 × 10। द आंसर विल बी 300 पाकिस्तानी रुपीज। डॉलर नहीं समझ रहे, $300 बड़ी प्राइस होती। समझ आई सबको इस बात की? हाँ जी बच्चों, बिल कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल तो नहीं। अब देखो, एक बल्ब था, कर लिया बिल कैलकुलेट। अब बल्ब हो गए 6, तो क्या हो गया? 6 हो गए तो हम कोई डरते हैं इनसे? अब देखो, 6 बल्ब है 100 वॉट के, ये लो, ये पावर हो गई। 10 घंटे चलते हैं, 10 घंटे हो गए, और पूरे 30 दिन चलना है उन्होंने। तो आपके पास बच्चों, ये आपके पास 600 वॉट मल्टीप्लाई बाय 300 आवर्स, तो 1,80,000 वॉट आवर्स, जिसको आप 180 किलो वॉट आवर्स भी लिख सकते हो, जिसका मतलब है 180 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक की प्राइस अगर 10 रुपए है, तो आपका ये वाला बिल कितना आ जाएगा? 1,800 रुपये फकत, किसी अच्छे जमाने में। आजकल तो इसके साथ 2 जीरोस और लगेंगे अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे, इतने बल्ब चलाएंगे। ठीक है? तो अब देखो, डिवाइस 1, डिवाइस 2। अब तो परेशानी बढ़ जाएगी यार। अब क्या करें? तो कुछ भी ना करें, यूनिट्स ही फाइंड करने हैं ना। तो क्या हो गया? यूनिट्स, एक डिवाइस के यूनिट्स प्लस दूसरी डिवाइस के यूनिट्स। इतना को मुश्किल काम है? 2 डिवाइसेस है, तो पहले बल्ब को सॉल्व कर लो। 4 बल्ब हैं 100 वॉट के, ठीक है? और कितनी देर चलते हैं? चलो 5 घंटे चला लो। 5 घंटे चलते हैं, 30 दिन तक चलेंगे। ये हमारे पास बल्ब की कैलकुलेशन होगी। प्लस पंखों पे आ जाओ। 200 वॉट के 3 पंखे हैं, 3 पंखे हैं, 200 वॉट है, 5 घंटे ही चलते हैं, और 30 दिन तक चलेंगे। ये भी आंसर किस में आएगा? किलोवाट आवर्स में। ये भी आंसर किस में आएगा? किलोवाट आवर्स में। दोनों को जमा कर दोगे तो कोई भी नंबर किलोवाट आवर्स में आ जाएगा। जब वो आ जाएगा, तो इनका सम हमारे पास क्या कहलाएगा? एन यूनिट्स, और हम इसको फिर से यूनिट प्राइस से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। इज दैट ओके? तो ये अब आगे एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल जब आपने खुद करनी है। ठीक है? एक और मैं कॉन्सेप्ट आपको साथ समझा दूं। ये जो किसी भी मशीन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, ये हमेशा आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर के कंपैरिजन में आता है। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि पावर इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ मशीन एज शोन। ये इनपुट पावर है, ये आउटपुट पावर है, और दरमियान में कुछ लॉस भी है। तो व्हाट इज द एफिशिएंसी? तो घबराना नहीं है एफिशिएंसी में, सिर्फ आपने आउटपुट को इनपुट से कंपेयर करना है। लॉस को बाद में देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास देखो क्या आंसर आएगा। मेरा ख्याल है यही आंसर आएगा ना, आउटपुट ओवर इनपुट। तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखो। वो कहते हैं पावर स्टेशन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 40% एंड जनरेट्स 1,000 megawatts ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। व्हाट इज द इनपुट पावर एंड वेस्टेड पावर? अब एफिशिएंसी 40% है, मतलब 40/100। और एफिशिएंसी होती किसके बराबर है? आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट के। ठीक है? अब वो कहता है जनरेट्स 1,000 मेगावाट। इसका मतलब है कि जो आउटपुट पावर है वो 1,000 मेगावाट है,
डिवाइडेड बाय इनपुट, और ये दोनों रेशियोज बराबर किसके हैं, 40% के, यानी 40/100। तो अब देखो बच्चों, हमारे पास बड़ा आसान तरीका है पी आई फाइंड करने का। हम पी आई दूसरी तरफ ले जाएंगे, और हम 100 को 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई मेगावाट, और 40 पे कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आएगा, 4 2 8, 4 5 20, 2000। तो जो इनपुट पावर है वो हमारे पास 2500 मेगावाट्स आ रही। कुछ मुश्किल नहीं है, बस एफिशिएंसी का फॉर्मूले लगाया। तो ये तो एक बात होगी ना कि उसने पूछा कि व्हाट इज द इनपुट पावर, इनपुट पावर तो 2500 है। ठीक है, अब देखो इनपुट पावर हमारे पास ऑप्शन में देखो 2500 सिर्फ इसी में है, बाकियों में तो इनपुट पावर 25 है ही नहीं। तो एक तो इस तरह से भी आंसर पूरा सही हो सकता है, लेकिन उसने वेस्टेड पावर पूछी है। वेस्टेड पावर जो होती है वो इनपुट में से आउटपुट को माइनस करने पे निकलती है। तो बच्चों जब 2500 में से 1000 को माइनस कर दोगे तो पीछे कितनी वेस्टेड बचेगी, 1500 मेगावाट। तो यही हमारे पास राइट आंसर है। अब इसी तरह बच्चों आगे एमसीक्यूज आते चले जाएंगे। ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा भी दिया है, सिखा भी दिया है पावर का। अब आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। ये बिल कैलकुलेशन के क्वेश्चंस भी हैं, पावर एंड एफिशिएंसी के भी हैं, और क्वेश्चंस के साथ सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो खुद इसको चैलेंज समझ के करोगे सब बच्चे।